स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग जब भी HDFC के बारे में सुनते होंगे तो आपके मन में HDFC बैंक आता होगा। जैसे SBI है, ICICI बैंक है, वैसे ही आपके मन में HDFC बैंक आता है। लेकिन क्या आपको पता है HDFC बैंक बाद में बना है और HDFC लिमिटेड ये पहले बना था, लगभग 18 साल पहले बना था। वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन HDFC का फुल फॉर्म क्या है? ये है बेसिकली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब कि जो हाउसिंग फैसिलिटीज होती हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये फाइनेंस करता है। एंड आई एम श्योर कि आपने रिसेंटली 2-4 दिनों से लगातार खबर सुना होगा HDFC के मर्जर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये न्यूज को कभी मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत में पहली बार इतना बड़ा मर्जर हुआ है जिसकी वजह से पहली बार दुनिया के टॉप 10 में, जी हां मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया के टॉप 10 में पहली बार कोई भारतीय बैंक आपको देखने को मिलेगा। ये आप खबर देख सकते हो, HDFC लीड्स टू 4th इन वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल बैंक्स लिस्ट आफ्टर मेगा मर्जर। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी है और सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सारा सब कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है स्टडी IQ के द्वारा। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। आप अगर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करना चाहते हैं तो इसको जल्दी ज्वाइन करिए। और स्पेशली 5 जुलाई तक अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो जो रिनाउंड IAS ऑफिसर रह चुके हैं अनिल स्वरूप जी, उनकी 2 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जाएगी। ये बुक्स आपको स्पेशली जो एथिक्स वाला पेपर होता है उसमें मदद करेगा। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि बिगेस्ट ट्रांजैक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इनकॉर्पोरेशन, HDFC बैंक इज टेकिंग ओवर HDFC लिमिटेड। यहां पर एक फर्क समझिए। बेसिकली ऐसा है ना कि पिछले साल क्या हुआ था कि जो दीपक पारेख जी हैं, जो HDFC लिमिटेड के हेड थे, उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान से आपको बहुत चीजें समझ में आ जाएंगी। उनका ऐसा बयान था कि ऐसा लग रहा है कि बेटा अपने बाप के बिजनेस को खरीद रहा है। कहने का मतलब यह है मेरा कि HDFC लिमिटेड जो है वो पेरेंट कंपनी है। HDFC लिमिटेड पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी है HDFC बैंक। लेकिन हुआ क्या है कि HDFC बैंक जो कि सब्सिडरी है उसने पेरेंट कंपनी को अपने में मर्ज कर लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो अडानी हो गया, अडानी एंटरप्राइज जो कि बड़ी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, और उसकी सब्सिडरी है। जैसे मान लो अडानी पावर हो गया, अडानी गैस हो गया, राइट। अगर मैं आपसे कहूं कि अडानी पावर जो है वो अडानी एंटरप्राइज को मर्ज कर ले रही है अपने में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंट कंपनी है वो सब्सिडरी के अंदर मर्ज हो रही है। तो वैसा ही हुआ है। HDFC बैंक बेसिकली HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी थी और इसी के लिए इसको कहा जाता है रिवर्स मर्जर। यूजुअली क्या होता है कि जो सब्सिडरी होती है वो पेरेंट कंपनी के अंदर मर्ज हो जाती है, लेकिन कंट्री में पहली बार होम फाइनेंस कंपनी ये यहां पर खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो HDFC लिमिटेड अभी तक चलता आ रहा था वो अब नहीं रहेगा। और पहली बार, जैसा मैंने आपको बोला था, कि दुनिया में टॉप 5 में, टॉप 10 में कभी भी कोई भारतीय कंपनी नहीं था इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जैसे कि मान लो अगर जैसे HDFC हो गया, मान लो कहता हूं कि उसके टोटल 100 शेयर्स हैं और एक शेयर का दाम है 50 रुपए, तो इसका टोटल वैल्यू कितना हुआ? इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 5,000 रुपए। तो ये क्या है? ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे बैंकिंग के टर्म में तो HDFC 4th नंबर पर है, लगभग $171 बिलियन। सबसे बड़ा बैंक है JP मॉर्गन जो कि है $416 बिलियन। और बाकी के आपको बैंक देखने को मिलेंगे। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अभी तक क्या था कि पूरे दुनिया में सिर्फ अमेरिकन और चाइनीज बैंक का वर्चस्व आपको देखने को मिलेगा। चाहे JP मॉर्गन की बात करिए, बैंक ऑफ अमेरिका की बात करिए, एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना हो गया, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक हो गया। टॉप 5 में आपको ये अमेरिका के और चाइना के ही बैंक मिलते थे। पहली बार भारतीय कोई बैंक आपको
4th नंबर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। तो ये तो पूरे दुनिया की बात हो गई। अगर हम भारत में भी बात करें तो आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद भारत की सबसे बड़ी बैंक हो गई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का जो टोटल वैल्यू है मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो हो गया है 14 लाख करोड़, विच इज ह्यूज, मैसिव। यहां पर आईसीआईसीआई बैंक आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,53,000 करोड़, वहीं एसबीआई का है 5 लाख करोड़ के आसपास। और देखो क्या होता है ना कि हम अलग अलग टर्म्स में बात कर रहे हैं, यहां पर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अगर आप टोटल एसेट की बात करोगे तो नंबर 1 पर अभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, $725 बिलियन का इसका एसेट है। और फिर दूसरे नंबर पर एचडीएफसी बैंक आता है। मतलब कि हम किस टर्म्स में बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा किस स्थान पर है। लेकिन ज्यादातर आप देखिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसके टर्म्स में देखा जाता है। तो पूरी दुनिया में भी अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में देखोगे, मोस्ट वैल्यूएबल के टर्म्स में, तो एचडीएफसी 4th नंबर पर आ गया है। अब जहां तक एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक है उसका थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। ये लोगो जो आप देख रहे हो ये है एचडीएफसी लिमिटेड का, और ये जो आप देख रहे हो ये है आपका एचडीएफसी बैंक का। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो लोगो है वो अब खत्म हो जाएगा और हर जगह जहां जहां पर एचडीएफसी लिमिटेड था उसकी जगह अब आ जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी लिमिटेड सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इन द ईयर 1977 और ये किया गया था बाई एच.टी. पारेख। देखिए एच.टी. पारेख मैं आपको बता दूं उनके जो आप देख सकते हो कि भतीजे हैं दीपक पारेख, वो रिसेंटली इसके हेड थे। मतलब कि मैं आपको बता दूं दीपक पारेख ऐसे पर्सन हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब कि उनकी वैल्यू है मार्केट में, बहुत ज्यादा इज्जत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरा एचडीएफसी चलाया है, ये जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन चलाया है, काबिले तारीफ है। स्पेशली कोविड के दौरान ज्यादातर जो हाउसिंग कंपनीज हैं, एनबीएफसी कंपनीज हैं, वो डूबने के कगार पर थी, वो पैसा नहीं दे पा रही थी। लेकिन एचडीएफसी लिमिटेड ने कभी भी यहां पर यह नहीं कहा कि जो उन्होंने पैसा लिया है वो उसका रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे, हमेशा ऑन टाइम सब कुछ किया है। तो एचडीएफसी अपने आप में बड़ी बात है, काफी ज्यादा नामी है पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। और जहां तक एचडीएफसी बैंक का सवाल है, देखिए ये 1995 में इसका स्टार्ट किया गया था, 1995 में। क्यों? और आपको पता ही होगा क्योंकि आरबीआई ने जो बैंकिंग सेक्टर है वो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया गया था। तो एचडीएफसी बैंक बाद में स्टार्ट हुआ और एचडीएफसी बैंक के टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस ग्लोबली अगर आप देखोगे तो 6300 ब्रांचेस हैं और टोटल एटीएम 18,000 के आसपास देखने को मिलेगा। एचडीएफसी लिमिटेड की जहां तक बात है, ये जो हाउसिंग वाला है वो 464 ऑफिसेज हैं पूरे भारत के अंदर। और जैसा मैंने बताया एचडीएफसी लिमिटेड ये बेसिकली हाउसिंग में फाइनेंस देता है। आपको पता ही होगा एनबीएफसी क्राइसिस कितना बड़ा आया था, जिसमें आईएलएफएस हो गया, डीएचएफएल हो गया, ये सारी कंपनीज डूब गई थी, राइट। तो एनबीएफसी क्राइसिस इतना बड़ा आया लेकिन एचडीएफसी इतनी बड़ी कंपनी टिकी रही, इसको कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो यहां पर जो मर्जर हो रहा है ना, जैसा मैंने आपको बताया, तो एचडीएफसी के जो ब्रांच हैं लगभग कितने मैंने आपको बताया 464 ब्रांचेस, ये अभी भी चलते रहेंगे। बस वहां पर जो साइन है वो एचडीएफसी की जगह एचडीएफसी बैंक का लग जाएगा। जहां तक एम्प्लॉइज का सवाल है, जो लोग 60 के अंदर हैं उन सभी एम्प्लॉइज को एचडीएफसी बैंक के अंदर शामिल किया जाएगा, उनका सैलरीज रिड्यूस नहीं किया जाएगा। जैसे चीजें चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो था कि क्या अप्रूवल मिलेगा कि नहीं, आरबीआई से, आईआरडीएआई से, एनसीएलटी से, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया से, सबसे यहां पर अप्रूवल मिल गया और दोनों मर्ज हो गए। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार ये मर्जर हुआ क्यों। देखो क्या है ना, मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी बैंक सब्सिडियरी थी किसकी, एचडीएफसी की। तो यहां पर क्या था कि दोनों फाइनेंस से रिलेटेड थे, लेकिन एचडीएफसी बैंक तो बैंक होता है और एचडीएफसी लिमिटेड जो हाउसिंग में था वो एनबीएफसी था। तो बेसिकली बताया यह जा रहा है कि 2022 अप्रैल में, पिछले साल जब अनाउंस किया गया था, तो 3 मेन फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यह अनाउंस किया गया। सबसे पहला यह कि यहां पर जो लो इंटरेस्ट रेट चल रहा था, देखो अभी तो क्या है, जो आप रेपो रेट देखते हो वो 6.5% चला गया, लेकिन पिछले साल क्या था, ये 4% पे टिका हुआ था। एक ये कारण बताया गया। फिर दूसरा बोला गया कि जो सीआरआर है, एसएलआर है, इसका रिक्वायरमेंट कम है, 22% के आसपास है, वो हो गया। और सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी थी, पैसा काफी बना हुआ था। तो ये 3 कारण की वजह से सोचा गया कि एचडीएफसी लिमिटेड का अब कोई वजूद नहीं रहना चाहिए, इसको सिंपली एचडीएफसी बैंक के अंदर मर्ज कर देना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर आप देखोगे एसबीआई हो गया। अब एसबीआई का ऐसा तो है नहीं कि कोई उनका हाउसिंग का अलग से है और जो बैंक है वो अलग से है। उसी प्रकार से आईसीआईसीआई का आप देख लीजिए, तो सबका मर्ज है। बट एचडीएफसी एक ऐसा था कि जिसका आपको अलग अलग सेपरेट देखने को मिलेगा, हाउसिंग का अलग और बैंक का अलग।
फिर इसके अलावा यहां पर एक और कारण जो बताया गया वो ये है कि जो एचडीएफसी लिमिटेड है, जो हाउसिंग वाला था, उसके अंदर जो लीडरशिप है, जो उनके मेन हेड थे, उनकी आयु लगभग 70 के आसपास चल रही थी। तो बताया ये जा रहा था कि आखिरकार सक्सेशन कैसा होगा, इसको लेकर बड़ा प्रश्न उठ रहा था कि आखिरकार एचडीएफसी कौन चलाएगा, ये जो एचडीएफसी है उसको कौन चलाएगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अब सोचा गया कि क्यों ना एचडीएफसी लिमिटेड को एचडीएफसी बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि ये सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि वो एचडीएफसी बैंक के जो हेड होंगे वही उसको चलाएंगे फिर। ठीक है, तो ये सारे कारण बताए जा रहे हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका जो पूरा मर्जर है ना एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का, ये पिछले काफी टाइम से चल रहा था। इनफैक्ट जो आदित्य पुरी थे, जो एमडी थे एचडीएफसी बैंक के, उस समय से चल रहा था, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था 2022 में एचडीएफसी बैंक से। उसके बावजूद भी ये खबर कभी लीक नहीं हुई और फाइनली पिछले साल 2022 में जब अनाउंस किया गया, तब अचानक से ये खबर आई कि हाँ, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को मर्ज किया जा रहा है। क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि क्या ये जो मर्जर है, क्या वो सेंस बनाता है, क्या मर्जर करना चाहिए। देखो, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ, ये कर देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था एनबीएफसी क्राइसिस को लेकर। एनबीएफसी क्राइसिस में आप देख रहे थे बड़े बड़े जो एनबीएफसीज हैं, देखो एनबीएफसी आपको पता है ना, एक तो बैंक होता है, बैंक तो बैंक हो गया अपना, लेकिन एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मतलब वो कंपनीज जो कि फाइनेंस से तो रिलेटेड रखती हैं लेकिन वो बैंक नहीं है। अब बैंक का मेन काम क्या होता है? डिपॉजिट लेना और लोन पर देना, उधार देना, लेकिन ये एनबीएफसी वो मेन काम नहीं करती थी। एनबीएफसी कई तरह की हो सकती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी हो गई, वो भी एनबीएफसी हो गया, जैसे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी हो गई, वो भी एनबीएफसी हो गई, वैसे ही हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनीज हैं वो भी एनबीएफसी हैं। तो क्या है ना कि आरबीआई क्या देख रही थी, एनबीएफसी क्राइसिस के बाद जो एनबीएफसीज हैं उनको टाइट कर रही थी, उनके रेगुलेशंस को टाइट कर रही थी, स्पेशली विथ रिगार्ड टू एनपीए, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जब एनबीएफसी का जो रेगुलेशन है, जब वो बैंक की तरह होता जा रहा था, तो एचडीएफसी ने जो सोचा कि फिर हम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी को अलग रखने का कोई मतलब नहीं है। पहले क्या होता था, क्योंकि रेगुलेशन काफी अलग था, तो एचडीएफसी लिमिटेड जो कि हाउसिंग से रिलेटेड है, उसको अलग रखने में फायदा था, उसको कई सारे बेनिफिट मिलते थे। लेकिन अब वो बेनिफिट का कोई मतलब ही नहीं रह गया, तो क्यों ना एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को एक साथ मर्ज कर दिया जाए। और इसके अलावा आप देखोगे बहुत सारा कंपटीशन भी मिल रहा था एचडीएफसी को, जैसे एसबीआई हो गया, वो भी टफ कंपटीशन आज के डेट में दे रहा है। आज के डेट में नए नए फिनटेक कंपनीज आ गए हैं, जैसे आज के डेट में आप देखते हो ना, बहुत सारे, जैसे पेटीएम हो गया, मोबीक्विक हो गया, इस तरह से कई कंपनीज आजकल आने लगी हैं जो आपको उधार दे देती हैं, पैसा दे देती हैं, पहले ही आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये फिनटेक नई नई कंपनीज आ रही थी, उनसे कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा था होम लोन सेगमेंट में भी। तो कहीं ना कहीं उनसे फाइट करने के लिए एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी ने अपने आप को मर्ज कर लिया। और मैनेजमेंट का ऐसा कहना था कि मर्ज करने की वजह से जो बैलेंस शीट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। आप इनफैक्ट देख सकते हो एचडीएफसी लिमिटेड का जो नेट प्रॉफिट था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ये था 16,000 करोड़ और एचडीएफसी बैंक का प्रॉफिट था 44,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं ये जब प्रॉफिट एक साथ बढ़ता है, रेवेन्यू एक साथ बढ़ता है, तो इसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है शेयर्स में, वो भी यहां पर बढ़ जाती है। उसकी वजह से जैसे क्या होता है कि मान लो अगर किसी एरिया में ऑलरेडी एचडीएफसी लिमिटेड है, ठीक है, प्रेजेंस है, उसका ऑफिस है, और वहीं पर एचडीएफसी बैंक भी है, तो दो दो अलग अलग रखने की जरूरत क्या है? क्यों ना उन दोनों को मर्ज कर दिया जाए, तो इससे किराया भी बचेगा, जो स्टाफ का खर्चा है वो भी बच जाएगा, बहुत सारी चीजें बच सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे कॉस्ट कम हो जाता है और कंपटीशन में और ज्यादा हेल्प हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि मान लो जो एचडीएफसी का शेयर होल्डर जो है, मतलब एचडीएफसी जिनके पास भी शेयर्स है एचडीएफसी का, उनका क्या होगा? देखो, बताया जा रहा है मर्जर के बाद 42 shares of HDFC Bank will be given for every 25 shares of HDFC Limited। मतलब हर 25 शेयर्स के ऊपर, जिसके पास HDFC Limited का शेयर्स होगा 25 शेयर, उसके बदले उनको 42 शेयर्स ऑफ HDFC बैंक दिए जाएंगे। और इसका रिकॉर्ड डेट आई थिंक शायद बोला जा रहा है 13 जुलाई है। 13 जुलाई के पास अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो आपको ये HDFC बैंक का शेयर मिल जाएगा। और लास्ट में यहां पर क्वेश्चन आता है कि ओवरऑल भारत के फाइनेंशियल सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा इस मर्जर का। देखो, बताया जा रहा है कि कंपटीशन इससे और ज्यादा बढ़ जाएगा, स्पेशली बिटवीन एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई, जो दो सबसे बड़ी बैंक हैं भारत की, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ेगा। एंड स्पेशली होम लोन सेगमेंट के अंदर, यहां पर क्या है ना कि होम लोन सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसका बहुत ज्यादा नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर बैंक किसी को पर्सनल लोन देती है 10 लाख का, अब वो बंदा जिसने लोन लिया है, हो सकता
सकता है 10 लाख खर्च कर देगा, वो पैसा चुका पाएगा नहीं चुका पाएगा पता नहीं। लेकिन अगर आप मान लो लोन लेते हो घर के ऊपर, तो घर जो आपने लिया वो तो एसेट है। मान लो आप कल के डेट में लोन ना चुका पाओ तो बैंक क्या करेगी, आपके घर का नीलामी कर देगी, बेच देगी, उससे पैसा चुका लेगी। तो सबसे कम एनपीए होता है घर से, घर का जो लोन होता है। तो इसकी वजह से ये काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है आगे आने वाले समय में। इसके अलावा यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का मेन एम ये है कि अगले 5 साल में उनकी बैलेंस शीट डबल होने वाली है। उनका ऐसा कहना है, बैलेंस शीट का मतलब है जो प्रॉफिट, रेवेन्यू, सब चीज़ें होती हैं, तो हर साल लगभग 15% का ये लोग ग्रोथ करेंगे, ऐसा एचडीएफसी बैंक का कहना है। चैलेंजेस भी होंगी। चैलेंजेस ये होगा कि देखो अभी तक एचडीएफसी बैंक के पास हाउसिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो एचडीएफसी बैंक उसको कैसे संभालेगा, क्या सही तरीके से उसको चला पाएगा नहीं चला पाएगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। बट आई होप कि ये जो पूरी खबर थी उससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बफर स्टॉक फाइनेंसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।